नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम इस मंच के माध्यम से हर रोज एक नए सर्जक और उनकी सर्जना से आपको परिचित कराने का प्रयास करते हैं। हमारे इस प्रयास को आपकी सराहना प्राप्त हो रही है और बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो चलिए चलते हैं आज की प्रस्तुति की ओर। आज हम इस मंच पर स्वागत करते हैं दिव्या माथुर जी का। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में वरिष्ठ अधिकारी, बहुपठित, बहुचर्चित, प्रतिष्ठित कवयित्री, कथाकार, प्रेस व सूचना विभाग में कार्यक्रम अधिकारी व कई ख्यात पत्र पत्रिकाओं की संपादिका जैसे अनेक महत्वपूर्ण पदों व कर्तव्यों का कुशल निर्वाह करने वाली दिव्या माथुर का जन्म 23 मई 1949 को दिल्ली में हुआ। शाम भर बातें, उपन्यास, जहर मोहरा और अन्य कहानियाँ, मेड इन इंडिया और अन्य कहानियाँ, हिंदी स्वर्ग.in, 2050 और अन्य कहानियाँ, पंगा और अन्य कहानियाँ, आक्रोश हिंदी कहानी संग्रह, अंतःसलीला, ख्याल तेरा, रेत का लिखा, 11 सितंबर, सपनों की राख तले, चंदन पानी, झूठ, झूठ और झूठ कविता संग्रह, हा जीवन हा मृत्यु ई संग्रह आदि अनेक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। चौथा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, यूके के कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आपने सक्रिय सहभागिता की है। कथाकार मन्नू भंडारी हिंदी साधिका सम्मान 2016, दिल्ली, राजस्थान, अंडमान निकोबार और असम विश्वविद्यालयों से सम्मानित 2015 में, उद्भव मानव सेवा सांस्कृतिक सम्मान 2015 में, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त प्रवासी पुरस्कार 2010 में आदि अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से आप सम्मानित हो चुकी हैं। देश विदेश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां और कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। आपके लेखन कर्म पर और साहित्य पर अनेक शोध कार्य किए गए हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसे बहुपठित, बहुप्रशंसित और चर्चित साहित्यकार की आज इस मंच से एक कहानी जिसे प्रस्तुत करने जा रही हैं आराधना झा श्रीवास्तव जी। आराधना पिछले 8 वर्षों से सिंगापुर में प्रवास कर रही हैं। स्वतंत्र लेखन और पत्रकारिता से जुड़ी हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारतीय समाचार चैनल स्टार न्यूज, संप्रति एबीपी न्यूज में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहीं। सिंगापुर आने के बाद उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड से कार्यकारी शिक्षा प्राप्त करने के साथ सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। आराधना स्वयं कवयित्री, कथाकार हैं और सिंगापुर में हिंदी के प्रचार प्रसार के कार्यों से जुड़ी हुई हैं। सिंगापुर से प्रकाशित होने वाली पहली ऑनलाइन हिंदी पत्रिका सिंगापुर संगम के संपादन में भी आप सहयोग कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं आराधना से दिव्या माथुर की यह कहानी, जिसका पहला भाग आज प्रसारित हो रहा है और दूसरा भाग आप कल सुन पाएंगे। नमस्कार, मैं सिंगापुर से आराधना झा श्रीवास्तव दस्तक साहित्य संसार के सभी दर्शकों का सादर अभिवादन कर रही हूँ। आज मैं आपको ब्रिटेन की प्रसिद्ध साहित्यकार दिव्या माथुर जी की लिखी हुई कहानी अंतिम 3 दिन सुनाने जा रही हूँ। ज़रा सोचिए कि यदि किसी को पता चले कि उसके ज़िंदगी के अब बस अंतिम 3 दिन ही बचे हैं, तो उसके जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? इन 3 दिनों में ऐसी कौन सी ख्वाहिशें और कौन से अधूरे काम होंगे जिन्हें पूरा किए बिना उसे सुकून नहीं मिलेगा? ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश में आप भी इस कहानी की मुख्य पात्र माया के साथ उन 3 दिनों को ऐसे जीने लगते हैं कि कब ये काल्पनिक संसार जीवंत हो उठता है, आपको पता ही नहीं चलता। दिव्या माथुर जी की कहानियों की कुछ ऐसी ही विशेषता है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कहानी को पढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि कैसे बीते माया के वे अंतिम 3 दिन। अपने ही घर में माया चूहे से चुपचाप घुसी और सीधे अपने शयन कक्ष में जाकर बिस्तर पे बैठ गई, स्तब्ध। जीवन में आज पहली बार मानो सोच के घोड़ों की लगाम उसके हाथ से छूट गई थी। आराम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब समय ही कहाँ बचा था कि वह सदा की भांति सोफे पे बैठकर टेलीविजन पे
कोई रहस्यपूर्ण टीवी धारावाहिक देखते हुए चाय की चुस्कियां लेती। हर पल कीमती था। 3 दिन के अंदर भला कोई अपने जीवन को कैसे समेट सकता है? 55 वर्षों के संबंध, जी जान से बनाया ये घर, ये सारा ताम झाम, और बस केवल 3 दिन। मजाक है क्या? वो छल्ला उठी। किंतु समय व्यर्थ गंवाने से क्या लाभ? डॉक्टर ने उसे केवल 3 दिन की मोहलत दी थी, 2.5 या 3.5 दिन की क्यों नहीं? उसने तो ये भी नहीं पूछा। माया प्रश्न नहीं पूछती, बस जुट जाती है तन मन धन से किसी भी आयोजन की तैयारी में युद्ध स्तर पर। बेटी महक यहां होती तो कहती, मामा स्लो डाउन। जीवन में माया ने अपने को सदैव मुस्तैद रखा कि न जाने कब कोई ऐसी वैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए। खैर, 3 दिन बहुत होते हैं। 1 हफ्ते में तो भगवान ने पूरी दुनिया रच डाली थी। बिगाड़ने के लिए तो 1/3 समय भी बहुत होना चाहिए, किंतु उसे बिगाड़ कर नहीं, इस घर को संवार के छोड़ना है। संपत्ति को ऐसे बांटना है कि किसी को ये महसूस नहीं हो कि आधा बांटे रेवड़ी भर अपने को दे। संसार से यूं विदा लेना है कि लोग याद करें। कमर कसकर वह उठ खड़ी हुई। शयन कक्ष में लगी 3 अलमारियों के पलड़े खोलकर माया लगी अपनी सारी भारी साड़ियों, सूटों और गर्म कपड़ों को पलंग पर फेंकने, जैसे उस ढेर में दबा लेगी अपनी दुश्चिंता। छोटे बेटे वरुण की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ। कितना सामान खरीद डाला था माया ने, जैसे अपनी सारी इच्छाओं को एक ही झटके में पूरा करना चाहती हो। हे भगवान, अब इनका क्या होगा? समय होता तो भारत जाकर अपनी बहन और भाभियों में इसे बांट देती। ऑक्सफैम में जाने लायक नहीं है ये कीमती साड़ियां। उसकी बहुओं और बेटी को इंडियन पहनावे से क्या लेना देना? रुपहली नेट की गुलाबी साड़ी को चेहरे से लगाए माया सोच रही थी कि इसे पहनने के लिए उसने अपना पूरा 5 किलो वजन घटाया था। मुंह मांगे दाम पे खरीदी थी ये साड़ी उसने ऋतु कुमार से। छोटी बहन तो बस दीवानी हो गई थी। जीजी, इस साड़ी से आपका दिल भर जाए तो हमें दे दीजिएगा प्लीज। उसे तभी दे देती तो छोटी कितना खुश हो जाती, पर तब उसने सोचा था कि इसे पहनकर पहले अपने लंदन और यूरोप के मित्रों की चर्चा का विषय बन जाए, फिर दे देगी। एकाएक उसे एक तरकीब सूझी, क्यों ना वैसे छोटी को पार्सल कर दे और साथ में ही भेज दे इसका मैचिंग कुंदन सेट। कुंदन के सेट के नाम पर उसका दिल मानो सिकुड़ के रह गया। बड़ी बहू उषा को पता लगेगा कि सास ने 3.5 लाख का कुंदन का सेट छोटी को दे दिया तो उसे जीवन भर कोसेगी। हालांकि छोटी जैसी कद्र भला बहुओं और बेटी महक को कहां होगी। माया चाहे कितना कहे कि वो किसी से नहीं डरती, पर सच तो ये है कि वो मन ही मन सबसे डरती है, अपने बच्चों से लेकर सड़क पर चलते राहगीरों तक से, कि वे उसके विषय में क्या सोचते होंगे। अब वह वही करेगी जो उसका मन चाहेगा। वैसे भी बच्चे अपने अपने घरों में सुख से हैं, ना भी हो तो उसने फैसला तो कर ही लिया था कि वह कभी उनके घरेलू मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगी। उसके सगे संबंधियों को भी उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान करना ही चाहिए। न चाहते हुए भी माया फिर भी दूसरों के लिए ही सोच रही थी। अपने लिए सोचने को रखा ही क्या है। मंदिर जाए, गिड़गिड़ाए कि बचा लो भगवान। जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव पर क्यों अपने लिए कुछ मांगे, और मांगने से क्या कुछ मिल जाएगा? मनुष्य की हवस का तो कोई अंत नहीं। अमेरिका में तो सुना है लोगों ने अपने शवों के प्रतिरक्षण का प्रबंध करवा लिया है, ताकि भविष्य में अगर टेक्नोलॉजी के विकसित होने पर उनके शवों को जिला लिया जाए। माया को ये समझ नहीं आता कि आखिर क्या है मानव शरीर में कि उसे सदा जीवित रखा जाए। गांधी, मदर टेरेसा और मार्टिन लूथर किंग जैसे महानुभावों को सुरक्षित रख पाते तो और बात थी। अच्छी से अच्छी प्लास्टिक सर्जरी के उपलब्ध होने पर भी एलिजाबेथ टेलर जैसी करोड़पति सुंदरी भी कुरूप दिखती है। और माइकल जैक्सन, उसने तो अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर डाली। प्रकृति से टक्कर लेने से क्या लाभ? माया एक अजीब सी मनस्थिति से गुजर रही थी। उसे लगता है कि कहीं कुछ अप्राकृतिक अवश्य है। वो परेशान है कि उसे मौत से डर क्यों नहीं लग रहा। हो सकता है वह अत्यधिक भयभीत हो, जिसके कारण उसके मस्तिष्क ने भय को ब्लॉक कर दिया।
जो भी है अच्छा है, अन्यथा भयवश वो ठीक से सोच भी नहीं पाती। बच्चों को बताने का कोई औचित्य नहीं, बेकार परेशान होंगे और उसकी नाक में दम कर डालेंगे। पिछले महीने की तो बात है जब उसे फ्लू हो गया था। दुर्भाग्यवश वरुण और विधि उन दोनों घर पे ही थे। उन्होंने तीमारदारी कर करके माया की ऐसी की तैसी कर दी थी। उसे आराम से सोने भी नहीं देते थे। कभी दवाई का समय हो जाता तो कभी खिचड़ी का, कभी गर्म पानी की बोतल बदलनी होती तो कभी गीली पट्टी। नहीं नहीं, चुपचाप मर जाना बेहतर है। जब लोग कहेंगे कि माया बड़ी भली आत्मा रही होगी कि नींद में चल बसी, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। वैसे कह भर देने से कितनी तसल्ली हो जाती है, शायद दिल को समझा लेना आसान हो जाता हो। आजकल तो लोग 13वीं तक भी घर में नहीं रुकते, छुट्टियां ही कहाँ बचती हैं। साल में एक बार भारत जाना होता है, फिर परिवार और मित्रों के साथ 2 या 3 बार यूरोप की यात्रा पर भी निकलना पड़ता है। माया तो हारी बीमारी में भी उठकर दफ्तर चली जाती थी कि एक छुट्टी बचे तो मंडे बैंक हॉलिडे के साथ जोड़कर कहीं आसपास ही हो आए। इंग्लैंड की तनाव भरी जलवायु में जब तब बाहर निकलना आवश्यक है। वैसे भी मानसिक बीमारियों से त्रस्त लोगों के बीच रहना क्या आसान है? जिसे देखिए वही स्ट्रेस्ड है। माया भी टेंस्ड है। उंगलियों में उंगलियां उलझाए अपने अंगूठे को नचाते हुए वह सोच रही है कि पर्दों को धो डाले और घर की झाड़ पोंछ भी कर ले। मातमपुरसी में आए लोग कहीं ये न कह दे कि दूसरों को सफाई का भाषण देने वाली माया स्वयं इतने गंदे घर में रहती थी। आज तो केवल बुधवार है और घर की सफाई करने वाली ममता तो शनिवार को आती है, जब वे दोनों मिलकर घर की खूब सफाई करते हैं। फिर दोपहर को वो एक नई हिंदी फिल्म देखने जाती हैं और शाम का खाना भी बाहर ही होता है। रात को ममता को उसके घर छोड़कर जब माया वापस आती है तो अपने साफ सुथरे फ्लैट में खुशबूदार बिस्तर पर पसर जाना उसे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो इस संवेदना के रहते उसे नींद भी नहीं आती। माया के मना करने के बावजूद ममता उसे मैडम कहकर ही पुकारती है, जबकि माया उसे अपने परिवार का ही एक सदस्य मानती है। बच्चों को लगता है कि माया ने ममता को सिर पे चढ़ा रखा है। कर्मठ, ईमानदार और निष्ठावान है ममता, बिल्कुल माया की तरह। शायद इसीलिए माया उसे पसंद करती है। उसकी सहेलियां भी उसके इस बर्ताव पर नाक भौं चढ़ाती रहती है। चढ़ाया करें। इन दिनों ममता अपने इकलौते बेटे नारायण को लेकर कुछ अधिक ही परेशान है, जो बुरी संगत में पड़कर पटना के गुंडों के गिरोह में आजकल ड्राइवरी कर रहा है। वे उसे किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं। ममता की इच्छा है कि उसके प्रवास के दौरान नारायण एक बार लंदन घूमने आ जाए। माया ने दिल्ली में अपने भाई पारस के जरिए नारायण का पासपोर्ट बनवा दिया है और उसे आशा है कि वीजा भी लग ही जाएगा। ममता के इसरार पर माया ने पटना के मुख्यमंत्री को याचिका भेजी थी, जिसमें नारायण को गुंडों से छुड़ाए जाने की प्रार्थना की गई थी, किंतु वहां से आज तक कोई जवाब नहीं मिला। हर शनिवार को ममता बड़ी आस लिए आती है, मैडम कोई चिट्ठी पत्री आई क्या? ना में सिर हिलाती माया सोचती है कि उसका अपना बेटा होता तो क्या वो चुप बैठ जाती। उसका मन कई बार होता है कि बार्कलेज बैंक के 5,000 पाउंड्स के बॉन्ड्स ममता को दे दे ताकि वो नारायण को उन गुंडों से छुड़ा सके, किंतु फिर वही दुविधा कि मेहनत से कमाए उसके धन को सीधी साधी ममता कहीं गवा न दे। बच्चों को क्या, यदि किसी और को भी पता लगा कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम ममता को दे दी तो उसे पागल समझेंगे, किंतु धन का इससे अच्छा उपयोग और भला क्या हो सकता है। महक होती तो कहती, ममा डू वॉट यू लाइक, आफ्टर ऑल इट्स योर मनी। अरुण कहता रहता है कि माया को पैसों की कोई कदर नहीं, और ये भी कि यदि वो चाहे तो उसका पैसा वो किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकता है। इसके मृत्यु के बाद कहीं बच्चे बेचारी ममता पर मुकदमा ही न ठोकते। दुनिया में क्या नहीं होता। बस अब और नहीं सोचेगी माया, अभी जाकर वो बॉन्ड्स भुनवा लेगी और शनिवार को ममता को नकद में दे देगी। कहीं वो शुक्रवार को ही स्वर्ग से धार गई तो? यदि शुक्रवार की शाम को मरे तो बच्चे और सगे संबंधियों को बेकार में छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। इस सप्ताहांत पर स्विट्जरलैंड से छुट्टियां मनाकर लौटेंगे वरुण और विधि। आते ही उन्हें बुरी खबर मिलेगी, पर क्या किया जा सकता है।
बैंक जाते समय माया सोच रही थी कि एक मरणासन व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी क्या हो सकता है। क्यों वो सीधे कपड़ों और गहनों की तरफ भागी? क्या ये मामूली चीजें उसके लिए इतना महत्व रखती हैं? आज तक तो वो यही सोचती आई है कि उसके मरने के बाद उसके बहू बेटे उसका तमाम बोरिया बिस्तर काले थैलों में भरकर ऑक्सफैम या किसी चैरिटी को दे आएंगे। समय के अभाव में शायद उसका सामान वे कूड़ेदान में ही ना फेंक दे। भारत में कई परिवार इन चीजों से बहुत से तीज त्योहार मना सकते हैं। ऑक्सफैम वाले क्या समझेंगे भारतीय पहनावे को? वे इन्हें रिसाइकलिंग के लिए कहीं दाहित्य में न डाल दे। खैर, अब ये सोचकर वह अपना अमूल्य समय व्यर्थ क्यों गवा रही है? पिछले 2 वर्षों में माया ने 2 मौतें देखी थी और दोनों ही मृतकों ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। अभी अर्थी भी उठी नहीं थी कि बच्चों ने घर सिर पे उठा लिया। खैर, उसने अपनी जायदाद, गहने, शेयर इत्यादि सब बांट दिए हैं सिवाय इन कपड़ों और पारिवारिक गहनों के अलावा। इन्हीं की वजह से वो कल रात ठीक से सो भी नहीं पाई। इन भौतिक चीजों में मृत्यु जैसी विशेष बात भी डूब कर रह गई थी। आज की रात उसे अच्छे से सोना बहुत जरूरी है। कल बहुत से काम हैं। उसने सोने की एक गोली खा ली और अपनी आंखें मूंद ली। सुबह उठते ही नहा धोकर माया बैठ गई आईने के सामने। बिना मेकअप के उसका चेहरा कैसा बेरंग लग रहा था। अरबी जैसी त्वचा पर करेले जैसी झुर्रियां और अरबी सा रंग। जीवन में जिसने बहुत दुख झेले हों, केवल वही एक अच्छा विदूषक हो सकता है। ठंड की गुनगुनी धूप सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। जब लोग बक्से में रखे उसके पार्थिव शरीर के चारों ओर घूम घूम कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तो उन्हें उसका झुर्रियों भरा चेहरा कैसा लगेगा? माया को आकर्षक लगना चाहिए और ये मेकअप आर्टिस्ट पर निर्भर करता है कि वो कैसी दिखाई दे। गोरे गोरियों का मेकअप तो ये लोग अच्छे से करते हैं, किंतु सभी एशियंस को वो एक ही तराजू में तोलते हैं। उसने अंत्येष्टि निदेशक का नंबर घुमाया। हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू? मीठी आवाज में स्वागती ने पूछा। सॉरी टू बॉदर यू, आई हैड बुक्ड अ कॉफिन फॉर माई सेल्फ अंडर द नेम ऑफ माया गोल। यस, आई वंडर इफ समवन वुड टेक केयर ऑफ माई मेकअप वंस आई एम डेड। माया ने झिझकते हुए पूछा। ऑफ कोर्स मैडम, योर विश इज आवर कमांड। स्वागती की इस वरदायनी अदा पर माया मुस्कुराने लगी। वो मेकअप आर्टिस्ट को अपना भरा पूरा वैनिटी केस ही दे देगी ताकि अन्य बहुत सी भारतीय मृतक महिलाओं का उद्धार हो जाए। मेकअप का इंतजाम करने के बाद उसने सोचा कि उसे अपने बाल भी ट्रिम करवा लेने चाहिए। पिछले 3 दशकों से माया का अपने हेयर ड्रेसर के साथ अच्छा तालमेल बैठ गया है। वो जानता है कि कब उसके बालों को पर्म करना है, कब रंगना है और कब सिर्फ ट्रिम करना है। कभी माया उल्टी सीधी मांग कर भी बैठे तो वो साफ इनकार कर देता है। नहीं, ये आप पे अच्छा नहीं लगेगा, अथवा आपने जरा उम्र तो देखो माया। हालांकि माया को आज भी लगता है कि उसे आप एक बार अपने बालों को सुर्ख रंग में रंगवा लेना चाहिए था। हाँ, उसकी ये इच्छा शायद अगले जन्म में ही पूरी हो। माया झट से उठी और कार में बैठकर चल दी वैमली हाई रोड की ओर। कार को दाईं ओर मोड़ा ही था कि उसने सोचा कि पहले उसे अपने होंठ के ऊपर उगाए बालों को ब्लीच करवा लेना चाहिए। यदि कोई पुलिस वाला खतरनाक यू टर्न मारते देख लेता तो उसे ऑन द स्पॉट फाइन देना पड़ जाता। किंतु अब किस बात का डर, ये पैसे भी किस काम के। उसने निर्णय लिया कि चाहे कितने भी पाउंड्स लगे, वो रीजेंट स्ट्रीट पर स्थित सबसे महंगे ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना मसाज, ट्रिमिंग, भवें, ब्लीचिंग और फेशियल आदि सब करवाएगी। टी टू का शोर मचाते एक एम्बुलेंस पास से गुजरी तो कार को धीमा करके माया एक तरफ हो गई। शायद किसी को दिल का दौरा पड़ा हो या दुर्घटना में घायल कोई दम तोड़ रहा हो। यदि समय पर डॉक्टरी सहायता मिल जाए तो कई मौतों को बचाया जा सकता है। पर ये तो सब नसीब की बातें हैं। एकाएक माया को ध्यान आया कि उसने अभी तक अपनी आंखें तक दान नहीं की है। क्यों न वो अपना पूरा शरीर ही दान दे दे ताकि जिसे जो चाहिए ले ले, बाकी के बचे कुछ टुकड़ों का कीमा बनाकर खाद में डाले या फिर अस्पतालों में जो मनोटनो अंग प्रत्यंग प्रतिदिन फेंके जाते होंगे वे कहाँ जाते होंगे। प्लास्टिक के थैलों से लेकर दही के डब्बों तक माया कूड़े में कुछ नहीं फेंकती। जहां देखिए कचरा ही कचरा।
लोगों ने यदि रिसाइकलिंग की ओर ध्यान नहीं दिया तो ये विश्व एक दिन तबाह होकर ही रहेगा। माया सीधी पाक रॉयल अस्पताल पहुंची और दान पत्र भरते समय उसे अपने दादाजी की याद आई, जिनकी एक उंगली दुर्घटना में जड़ से अलग हो गई थी। उनके मरणोपरांत दादी ने एक कृत्रिम उंगली लगवाकर उनका दाह संस्कार करवाया था। उनके अनुसार यदि दादाजी को उनके सभी अंगों के साथ जलाया नहीं गया तो अगले जन्म में बिना उंगली के पैदा होंगे। तो इस हिसाब से तो माया को निर्वाण मिल जाना चाहिए, क्योंकि उसने तो अपने सब अंग दान कर दिए थे। उसका मानना है कि प्रत्येक जन्म में मनुष्य स्वयं को विकसित करता है और जब वह पूरी तरह परिपक्व हो जाता है तभी वह परमात्मा में विलीन होने में सक्षम होता है। बच्चे जब तब कहते हैं ममा यू आर अ चाइल्ड अथवा ममा यू शुड ग्रो अप नाउ, पर वो कहाँ इस योग्य कि भगवान उसे अपने में लीन कर ले। खुशबूदार मोमबत्तियों के मध्यम प्रकाश में तैरते भारतीय शास्त्रीय संगीत में डूबते उतरते माया के शरीर की मुलायम और सधे हाथों से मालिश हुई। मन हवा से बातें करने लगा। संसार के ये छोटे छोटे सुख दुख ही स्वर्ग और नरक है। वो सचमुच मूर्ख थी कि पैसा होते हुए भी ऐसे सुख का नियमित उपभोग नहीं कर पाई। खैर, इस वक्त माया को जोरों से भूख लगी थी। सामने ही क्रेजी हॉर्स पब था जो फिश एंड चिप्स के लिए मशहूर था। वो उसमें जा बैठी। किसी के फ्यूनरल से लौटी भीड़ शराब और सैंडविचेस कटक रही थी। फॉर सच अ यंग फेलो ही वॉज एन एलिफेंट। माई शोल्डर इज किलिंग मी, एक लंबा चौड़ा गोरा युवक अपना कंधा दबाते हुए कह रहा था और उसके अन्य साथियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। ही डाइड ऑफ ईटिंग यू नो। माया ने सोचा कि अमेरिका में अर्थी उठाने वालों का क्या हाल होता होगा। फिश एंड चिप्स की जगह माया ने सिर्फ सैलड और संतरे का जूस ही मंगवाया। शाम को जिम जाकर वो जम कर व्यायाम करेगी। 2 दिनों में 1 किलो वजन तो घटा ही सकती है। कम से कम उसके बेटों के कंधे तो नहीं दुखेंगे। क्या अगले 2 दिनों में माया अपना 1 किलो वजन कम कर पाएगी? क्या माया ने ममता को अपने बार्कलेज बैंक के बॉन्ड्स दिए? क्या हुआ जब ममता को माया के अंतिम 3 दिनों की बात पता चली? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अगले भाग में जानने को मिलेगा। दिव्या माथुर जी की कहानी अंतिम 3 दिन का ये मध्यांतर है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।